अच्छा जी, मसल ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन। ठीक है, पहला वर्ड है यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज रिलेटेड टू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, वेरी गुड। जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है तो क्या निकलता है? यस, ग्लूकोज। ठीक है, टू फॉर्म ग्लूकोज। वर्दा बेटा बुक भी बता दूंगी मैं, बुक अभी भेज देती हूँ आप लोगों को, परेशान नहीं हो। जो मैंने पूछा पहले उसका जवाब दें मुझे। ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म द ग्लूकोज। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज रिलेटेड टू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी। कैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी? हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिजल्ट्स इन द ग्रेटर एंड रैपिड ग्लाइकोजन डिप्लीशन या मोर रैपिड ग्लाइकोजन डिप्लीशन। मतलब कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ग्लाइकोजन की डिप्लीशन होगी। या ग्लाइकोजन डिप्लीशन का क्या मतलब है? बेसिकली ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात है, मतलब कि ग्लाइकोजन टूटेगा तो इस्तेमाल होगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जी प्लाज्मा एपिनेफ्रीन इज अ पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करने के लिए एक जो चीज़ हमारे पास प्लाज्मा के अंदर होती है वो है प्लाज्मा एपिनेफ्रीन। मुझे बताएं कहाँ से रिलीज होता है ये प्लाज्मा एपिनेफ्रीन? लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, किधर का हार्मोन है ये? एड्रीनल ग्लैंड, वेरी गुड। मेडुला या कॉर्टेक्स? एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स, इन दोनों में से कहाँ से रिलीज होता है? मेडुला से। शाबाश। Plasma epinephrine is a powerful stimulator of the glycogenolysis. High intensity exercise results in greater increase in the plasma epinephrine. ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जी जितनी एक तो ये कि हमें पता है जब हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा होती है, राइट? तो इसी तरह अगर हम हाई इंटेंसिटी करेंगे तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के साथ साथ प्लाज्मा एपिनेफ्रीन भी ज़्यादा होती है। और हमें ये पता है कि ये जो प्लाज्मा एपिनेफ्रीन है ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाती है। मतलब कि बात ये कर रहे हैं कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो प्लाज्मा एपिनेफ्रीन ज़्यादा रिलीज़ होता है। और जितना ज़्यादा प्लाज्मा एपिनेफ्रीन रिलीज़ होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, मतलब कि ग्लाइकोजन की डिप्लीशन या उसकी ब्रेकडाउन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है क्योंकि इसके बाद हम एक कंट्रास्टिंग फीचर में बताऊंगी इसका। ये बात जो मैंने अभी की है ये आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब डायग्राम देख लें एक छोटी सी। इसमें बता रहे हैं कि जी ये प्लाज्मा एपिनेफ्रीन है, ग्राफ में एक तरफ प्लाज्मा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हैं पर लीटर, और दूसरी तरफ ये एक्सरसाइज की इंटेंसिटी। मतलब कि अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएं तो ये इंडिकेट करेगा कि एपिनेफ्रीन की जो वैल्यू है या नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। और अगर हम ग्राफ में राइट साइड पर मूव करते जाएं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब मुझे बताएं सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज इन चारों में से किस पे हो रही है? कौन से कलर में हो रही है? रेड वाला हाई इंटेंसिटी है, ब्लू वाला, पर्पल वाला, या ये डार्क ब्लू सा? इन सब में से हाई इंटेंसिटी कौन सी है? रेड वाला? कौन सा वाला ब्लू? डार्क ब्लू या ये ग्रीन सा? डार्क ब्लू। बेटा मैं दोबारा बताती हूँ, मेरी बात आप लोगों ने पहले गौर से नहीं सुनी। अगर हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो एपिनेफ्रीन ज़्यादा हो रहा है। अगर हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जी हायर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज के साथ एपिनेफ्रीन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, या आप सिर्फ ये कहें कि जी ज़्यादा इंटेंसिटी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एपिनेफ्रीन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुना कि मैं क्या कहने लगी हूँ। ये जो एपिनेफ्रीन है ये भी बेसिकली सेकेंड मैसेंजर्स के थ्रू एक्ट करता है। आपको याद है सेकेंड मैसेंजर्स क्या थे? हमने पढ़े हैं लास्ट टाइम। मुझे किसी सेकेंड, यहाँ पे सामने डायग्राम में कोई सेकेंड मैसेंजर नज़र आ रहा है तो मुझे ज़रा उसके एग्जाम्पल दें। CAMP, ठीक हो गया, बिल्कुल। एक और भी है CAMP से पहले, जी प्रोटीन के बाद कुछ और पड़ा है। पर्पल से कलर का क्या है? एडिनाइलेट साइक्लेस, ठीक है ना?
एडिनाइलेट साइक्लेज। बेटा एटीपी तो एनर्जी है, वो सेकंड मैसेंजर थोड़ी है। CAMP सेकंड मैसेंजर। अच्छा, इस डायग्राम को अब हम देखते हैं। इसमें क्या है कि जी एक नॉर्मल स्टेट दिखाई है, रेस्टिंग स्टेट है, और एक स्टिमुलेटेड स्टेट है। मतलब कि ये रेस्टिंग स्टेट है जिसमें एक्सरसाइज नहीं हो रही, और स्टिमुलेटेड स्टेट के अंदर एक्सरसाइज हो रही। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लगा हुआ है। ये एक रिसेप्टर होता है एपिनेफ्रीन का। ठीक है, एपिनेफ्रीन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, रिसेप्टर पे अटैच होते हैं। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद, ये रेस्टिंग स्टेट है ना, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हो रहा। सिमुलेटेड स्टेट में जब एपिनेफ्रीन इस रिसेप्टर के साथ आता है, ये एक्टिवेट होता है, तो जो जी प्रोटीन है, यहाँ पे ये जी प्रोटीन कट्टी पड़ी हुई है ना, ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होकर अलहदा होती है, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये एटीपी, ऑलरेडी प्रेजेंट एटीपी इनसाइड द सेल, उसको कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, CAMP में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये CAMP है फर्दर जो कि आपके सेलुलर रिस्पॉन्स कराती है, जिसमें से ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज भी आता है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ आया कि हाउ इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस अंडर द कंट्रोल ऑफ एपिनेफ्रीन, और हाउ डज एपिनेफ्रीन हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि हाउ डज एपिनेफ्रीन कंट्रोल्स द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, आप आंसर कर सकते हैं? Yes, adenylate cyclase is a second messenger. Yes. ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। एपिनेफ्रीन अटैच करता है रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर की वजह से जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई, उसकी वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, और एडिनाइलेट साइक्लेज ने एक्टिवेट होने के बाद ऑलरेडी प्रेजेंट एटीपी को CAMP में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये CAMP है जो कि आगे फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्सेज करा रही है, जिसके अंदर जो हमारा कंसर्न रिस्पॉन्स है, दैट इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, हमारा ये हमने ये पहले ये कहा था कि एपिनेफ्रीन ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराती है। अब हमें पता लग गया कि एपिनेफ्रीन कैसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराती है, वो ये आंसर है। हफ्सा बेटा, आपका जो भी क्वेश्चन है ना चैट में लिखिएगा, हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं। हाँ जी बिल्कुल, एपिनेफ्रीन की वजह से ही आगे प्रोसेस कंटिन्यू किया, मैं यही बात कर रही हूँ ना। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को, इसको अगर हम ज़हन में रखें कि जी हमें ये पता है एपिनेफ्रीन ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है, और जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो एपिनेफ्रीन ज़्यादा रिलीज़ होता है, और ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम इस थ्योरी को टेस्ट करना हो, मतलब कि एक रिसर्च प्रोवाइड की गई और उस रिसर्च में ये कहा गया कि हाँ चलो जो चेक करते हैं कि एपिनेफ्रीन अगर वाकई ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कंट्रोल करता है, तो अगर हम एपिनेफ्रीन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। एपिनेफ्रीन के रिसेप्टर का नाम बताएं ज़रा मुझे, कौन सा रिसेप्टर? फातिमा, व्हाट इज PLC? यस, फॉस्फोलाइपेज CBI, बिल्कुल, वो भी सेकेंड मैसेंजर है। अच्छा, यहाँ पे रिसेप्टर का नाम है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, ये नज़र आ गया हमें। तो अगर एक रिसर्च की जाती, आइडिया आता है ना जहन में कि अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा? क्या एपिनेफ्रीन अपना काम करेगी? अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो नहीं करेगी ना काम। ठीक है, तो काम कौन सा है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका मतलब अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो एपिनेफ्रीन ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं करवा सकेगी। ठीक हो गया। अब एक रिसर्च कंडक्ट की गई इस आइडिया की बेस पे कि चलो इसका ना रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं, और रिसेप्टर कैसे ब्लॉक करेंगे? एक ड्रग होती है, उसका नाम है प्रोपानोलोल। आप लोगों ने फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी है, अभी आगे पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग कहते हैं उसको। ठीक है, बीटा ब्लॉकर का क्या मतलब हुआ? इसके रिसेप्टर का नाम बीटा रिसेप्टर है ना, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर क्या ड्रग कौन सी होती है जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी? ठीक है, कौन सी ड्रग ब्लॉक करेगी? प्रोपानोलोल, ये ड्रग है। अब ये ड्रग का हमें पता है ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, और बीटा रिसेप्टर चूंकि एपिनेफ्रीन का है, तो इसका मतलब अगर हम किसी को ये ड्रग देते हैं तो उसके अंदर ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं होनी चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मैं ये कहूँ प्रोपानोलोल लेने से ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं होती, क्यों नहीं होगी? क्या रीजन है उसके पीछे? बिकॉज रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा और एपिनेफ्रिन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब जिन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की ना, उसकी रिसर्च का ये रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या निकला है कि ये ग्लाइकोजन के यूनिट्स हैं और ये इस तरफ जो है उसका वर्क मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है। अब इसमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो लाइट सा कलर है ये बिफोर प्रोपानोलोल की है, मतलब कि ये लाइट कलर बिफोर प्रोपानोलोल दिखा रहा है कि जब प्रोपानोलोल नहीं दिया था, जब रिसेप्टर को नहीं ब्लॉक किया था, तब इतनी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती थी एक्सरसाइज करने से। लेकिन जब हमने ये रेड कलर का मतलब कि प्रोपानोलोल दे दी, उसके बाद हमारे पास ग्राफ पे लाइन ये आई कि प्रोपानोलोल देने के बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस इतनी हुई ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि बाय जस्ट लुकिंग एट दिस डायग्राम और बाय जस्ट लुकिंग एट दिस ग्राफ, क्या आप ये कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान में को बहुत कंट्रास्टिंग डिफरेंस था? मतलब कि प्रोपानोलोल दी या प्रोपानोलोल नहीं दी, एक्सरसाइज करने की वजह से दो ये चेंजेस आए। क्या आपके ख्याल में ये बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस, ठीक है। तो इससे क्या एंड रिजल्ट निकला? जब हमने साइंटिफिकली इसको प्रूव किया तो हमें डिफरेंस नहीं नजर आया। तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम इसके एंड पे? कि एपिनेफ्रीन ना भी हो तो भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस विद एक्सरसाइज होती है। मतलब कि आपने एक्सरसाइज की तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। ईशा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं, हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करें, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस स्टडी के एंड पे ये रिजल्ट निकला। ठीक है ईशा, कोई बात नहीं। इस रिजल्ट के एंड पे ये निकला कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। ऑल्दो वी नो क्वाइट फॉर श्योर कि एपिनेफ्रीन डेफिनेटली अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्प करती है, लेकिन इन केस अगर एपिनेफ्रीन प्लाज्मा में नहीं है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस फिर भी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है तो दैट इज नॉट अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ एपिनेफ्रीन। इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर तो प्लाज्मा में और भी ऐसा है जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, राइट? अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाती है, वो अब हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले एपिनेफ्रीन को देख लेते हैं। एपिनेफ्रीन प्लाज्मा में पड़ा है, बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, साइक्लिक एएमपी बनता है और साइक्लिक एएमपी फॉस्फोरिलेज बी को एक्टिवेट करता है, फॉस्फोरिलेज बी ए को एक्टिवेट करता है और ये ए है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाती है। अगर दूसरी तरफ हम एक और चीज़ देखें, यहाँ सिस्टर्नी और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मुझे बताएं क्या होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? Sarcoplasmic reticulum is a store for what? कैल्शियम। वेरी गुड, ठीक है, ये कैल्शियम का स्टोर होता है। तो ये एक्सरसाइज करने से स्टिमुलेट हुआ, ये कैल्शियम को रिलीज करता है और कैल्शियम क्या करेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट एक प्रोटीन होती है कैलमोडुलिन, उसके साथ कंबाइन करेगा। अब मुझे बताएं क्या कैल्शियम और कैलमोडुलिन क्या ये भी सेकंड मैसेंजर्स थे या नहीं थे? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यस, ये भी सेकंड मैसेंजर्स थे। इसका मतलब सेलुलर प्रोसेस जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये भी कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप बीटा ब्लॉकर दे भी देते हैं और एपिनेफ्रीन नहीं भी मौजूद तो भी एक्सरसाइज करने की वजह से अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है तो दैट इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ कैल्शियम और कैलमोडुलिन, या फिर इन अदर वर्ड्स कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस सारी बात का एंड पे क्या नतीजा निकला कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, और वो एक्सरसाइज करने की वजह से जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है वो एपिनेफ्रीन की वजह से भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी ड्यू टू एपिनेफ्रीन, और वो कैल्शियम और कैलमोडुलिन की वजह से भी होती है। मतलब कि ये दो तीन चीज़ें हैं, ये मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ये मल्टीपल सेकंड मैसेंजर्स हैं जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का पॉइंट समझ आ गया अभी तक हमने जितनी बात की है? ठीक होगा, ठीक है। अब यही बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है उसी को यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, आप कहते हैं तो मैं रीड कर देती हूँ। ब्रेकडाउन ऑफ मसल ग्लाइकोजन इज अंडर द डुअल कंट्रोल। डुअल का क्या मतलब होता है? अंडर द टू कंट्रोल्स।
या तो एपिनेफ्रीन साइक्लिक एएमपी या फिर वो कैल्शियम कैलमोडुलिन। एपिनेफ्रीन से होगा तो वो बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू होगा। अगर कैल्शियम कैलमोडुलिन के थ्रू होगा तो हमें पता है एनहांस ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यू टू द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक्सरसाइज होती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है जो कि कैलमोडुलिन के साथ कंबाइन करता है और फर्दर ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। एविडेंस फॉर द रोल ऑफ कैल्शियम कैलमोडुलिन इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? एविडेंस क्या है, हमें क्या क्या सबूत है हमारे पास कि कैल्शियम या कैलमोडुलिन कंट्रोल करता है? वो सबूत हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है जो कि अभी किया गया था या जिसकी एग्जांपल हम डिस्कस करें कि प्रोपानोलोल व्हिच इज अ बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर हैज नो इफेक्ट ऑन द मसल ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ कैलमोडुलिन को ब्लॉक, अच्छा ईशा ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम कैलमोडुलिन को ब्लॉक कर दें तो क्या वही डिफरेंस आएगा जो एपिनेफ्रिन को ब्लॉक करने से आया था? बिल्कुल, अगर आप सिर्फ कैलमोडुलिन को ब्लॉक करते हैं और एपिनेफ्रिन को नहीं करते तो वो एपिनेफ्रिन से ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगी। अगर आप सिर्फ कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं तो एपिनेफ्रिन से हो जाएगी। अगर आप दोनों को इकट्ठा ब्लॉक करते हैं तो फिर हो सकता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस ना हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अभी तक किसी ने किया नहीं। तो आप कभी कर लीजिएगा, कभी ट्राई कीजिएगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके इसके ऊपर आर्टिकल लिखें। ठीक है, यस, सोल रिसेप्टर कोई एक नहीं है, ये यही बात मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देयर इज नो अंडर वन कंट्रोल। ठीक है, समरी वही है, मैं ये रीड नहीं कर रही, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है, जो डिस्कस करने वाली चीज़ थी वो हमने कर ली है। अब दूसरी चीज़ है ब्लड ग्लूकोज हीमोस्टेसिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज के जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मुझे बताएं जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्लड ग्लूकोज को क्या होता है? आयमा बेटा हैंड नहीं रेस करना, अंदर टाइप कर दे जो भी करना है। ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। शाबाश शहजादों, मेरा पिछले लेक्चर में इतना खपने का क्या फायदा हुआ अगर ब्लड ग्लूकोज ने अभी बढ़ना ही था। बेटा ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाता है ना, मसल्स उसको यूज कर लेते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है। अब वो जो कम हो गया है उसको हीमोस्टेसिस में वापस कैसे लाया जाएगा या कौन उसको वापस लेकर आएगा? 4 प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज मेंटेन होता है। यस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू। मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर ग्लाइकोजन, एक प्रोसेस ये है। दूसरा ये है कि मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, मतलब कि जो फैट टिश्यू हैं उनसे फ्री फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन करवाई जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हिच इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड एंड द ग्लिसरॉल्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, मतलब कि जहाँ से निकल के जो स्टोर है उनमें से निकाल के ब्लड में ले आओ और जो आगे ब्लड ने के बाद सेल्स ने यूज करना है उस यूज को ब्लॉक कर दो, तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा? आपके ब्लड में रहेगा। और जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की एकदम से वैल्यू बहुत ड्रॉप की थी वो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। अब ये जो सारा प्रोसेस है ब्लड ग्लूकोज का वापस ब्लड में लाना या ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करवाना, इन प्रोसेसेस के थ्रू तो होता है। ये प्रोसेसेस कौन कंट्रोल करते हैं? आपके हार्मोन्स। कैसे कंट्रोल करते हैं? या स्लो एक्टिंग तरीके से या फास्ट एक्टिंग। स्लो एक्टिंग या परमिसिव हार्मोन्स हमने प्रो हार्मोन्स पढ़े थे। स्लो एक्टिंग जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे और फास्ट एक्टिंग जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होगा और वो फौरन से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम पहले स्लो एक्टिंग हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। वो कौन से हैं? थायराइड हार्मोन्स हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी वर्ड पढ़ा था कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं दे आर आल्सो नोन एज द प्रो हार्मोन्स। व्हाई? बिकॉज, अच्छा अहमद लास्ट स्लाइड रीड कर दूं? वैसे ना ये नई चीज़ नहीं है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, फिर मैं बता देती हूँ दोबारा। प्लाज्मा ग्लूकोज जो कम हुआ है एक्सरसाइज करने, जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की आपके प्लाज्मा के अंदर से ग्लूकोज की वैल्यू ड्रॉप करी, राइट? अब उस वैल्यू को वापस इंक्रीज करना है। किसने इंक्रीज करना है? आपके हार्मोन्स ने इंक्रीज करना है। आपके हार्मोन्स वापस उसको इंक्रीज कैसे करेंगे? लिवर में जो ग्लूकोज के स्टोर थे ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उनको फोन कॉल की लिवर को कि ग्लाइकोजन तोड़ो, हमें ग्लूकोज चाहिए ब्लड में। ठीक है, दूसरी फोन कॉल उन्होंने की फैट टिश्यू को, एडिपोज टिश्यू को। ठीक है, क्या फोन कॉल की कि जी फ्री फैटी एसिड को निकालो, बाहर लाओ, हमें ग्लूकोज चाहिए। 2 फोन कॉल्स हो गई। तीसरी फोन कॉल उन्होंने क्या की कि जो ऑलरेडी आपके प्लाज्मा में अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड या ग्लिसरॉल्स पड़े थे, उनको फोन कॉल किया कि भाई तुम लोग वेले बैठे हो, थोड़ा सा ग्लूकोज बना दो। ग्लूकोज बनाने का क्या प्रोसेस है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। 3 फोन कॉल्स हो गई। चौथी फोन कॉल उन्होंने की सेल्स को
कि भाई ग्लूकोज पहले ही हमारे पास थोड़ा है, तो अगर तुम्हारे पास आए तो उसको वापस भेज देना। मतलब कि सेल उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्लूकोज सेल के पास जाएगा लेकिन वो सेल के इनसाइड नहीं जा सकेगा, और वो कहाँ रहेगा? ब्लड में। तो इन चारों प्रोसेसेस के थ्रू हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा? आपके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वापस इंक्रीज कर जाएगी, जो कि एक्सरसाइज करने की वजह से डिक्रीज की थी। और ये सारा प्रोसेस कंट्रोल कौन करेगा? हार्मोन्स। हार्मोन या स्लो एक्टिंग तरीके से करेंगे, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता करके, या फिर फास्ट एक्टिंग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो समझ आ गई है, आगे चलते हैं। थायराइड हार्मोन्स स्लो एक्टिंग होते हैं। स्लो एक्टिंग कैसे होते हैं कि ये डायरेक्ट जाके इफेक्ट नहीं करते, या तो इनका प्रोसेस इतना स्लो होता है कि बहुत आराम आराम से काम करते हैं, या फिर ये दूसरे हार्मोन्स को कहते हैं कि चलो तुम कर लो काम। मतलब कि इनका काम सिर्फ ये है कि ये दूसरे हार्मोन्स को जाके कहते हैं चलो जी जल्दी जल्दी काम करो, हमें ग्लूकोज चाहिए ब्लड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा? एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन एक फास्ट एक्टिंग हार्मोन है, लेकिन उसको मोबिलाइज कौन करता है? T3। T3 क्या है? व्हाट इज T3? ट्राई आयोडोथायरोनिन, वेरी गुड। ठीक है, और T4 क्या होता है? ना जी, अच्छा एक ट्राई है तो दूसरे को टेट्रा बना दो? बिल्कुल भी नहीं। थायरॉक्सिन कहते हैं उसको सिंपल। यस, थायरॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, T4 इज थायरॉक्सिन। 15 मिनट। T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं और T3 को ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं। ठीक है, तो T3 है बेसिकली जो कि जाके एपिनेफ्रीन को कहता है कि चलो मोबिलाइजेशन कराओ और काम करो। ठीक है, बस इतना फंक्शन है थायराइड का। दूसरा जो हार्मोन, T4 इज थायरॉक्सिन, यस। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन है, स्लो एक्टिंग है। कॉर्टिसोल कैसे काम करता है? ये इतनी लंबी खौफनाक सी थ्योरी पढ़ने से बेहतर है मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ उसकी। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी देखी थी हमने। कॉर्टिसोल क्या करेगा कि एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू को कॉल करेगा कि ट्राइग्लिस, ये जो हमने अभी 4 प्रोसेसेस पढ़े हैं ना, कॉर्टिसोल उन्हीं 4 को काम करेगा। फैटी एसिड्स को कहे, एडिपोज टिश्यू को कहेगा ट्राइग्लिसराइड को तोड़ो, फ्री फैटी एसिड को मोबिलाइज कराओ और ब्लड मिलाओ ताकि वो इस्तेमाल करें हम। और जो उसके साथ ग्लिसरॉल था वो लिवर में चला जाएगा। इसी तरह वो मसल को फ़ोन कॉल करेगा कि तुम्हारे पास जो प्रोटीन पड़ी है इतनी सारी, उनको ज़रा अमाइनो एसिड में तो कन्वर्ट करो, हमें चाहिए। अमाइनो एसिड कहाँ जाएगा? लिवर में। और लिवर में ऑलरेडी मौजूद जो ग्लिसरॉल था जो कि ट्राइग्लिसराइड से आया था, उसके साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लड के थ्रू जब ग्लूकोज किसी भी टिश्यू के पास जाएगा, तो उस टिश्यू को कॉर्टिसोल ने ऑलरेडी फ़ोन कॉल की होगी कि भाई ग्लूकोज जैसे मर्जी आए तुम्हारे पास, हमसे नाराज़ होकर चला गया है, लेकिन तुमने ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करना, वापस भेज देना। ठीक है, टिश्यूज उसको यूज़ नहीं करेंगे। टिश्यू किसको यूज़ करेंगे? टिश्यूज को पता है कि जी ग्लूकोज आए या ना आए, हमने उसको अंदर कुछ नहीं देना, हमने सिर्फ FFA को अंदर, फ्री फैटी एसिड्स को आने देना है। मतलब कि टिश्यूज ने अगर फ्यूल, एनर्जी का फ्यूल यूज़ करना है तो वो फ्री फैटी एसिड्स यूज़ करेंगे, ग्लूकोज नहीं यूज़ करेंगे। जब यहाँ नहीं यूज़ करेंगे तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड में। इस तरह हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो वापस बढ़ जाएगा। ये ठीक है ना? कॉर्टिसोल का समझ आ गई कैसे करता है। ग्रोथ हार्मोन, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सेम, सपोर्ट्स द एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। मतलब कि जैसे कॉर्टिसोल ने काम किया था वैसे ये करेगा। और इसके ऊपर एक्सरसाइज का क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज इन प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन विद इंक्रीज इंटेंसिटी। आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएं और ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता जाएगा। और ये जो ग्रेटर रिस्पॉन्स इन द ट्रेन्ड रनर, मतलब कि जो ट्रेन्ड रनर्स होते हैं, एक एग्जाम्पल, ये बार बार या ये टर्म बार बार रिपीट होगी, इसको अभी क्लियर कर देती हूँ मैं। ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड रनर्स। रनर की क्या बात कर रहे हैं? हम एथलीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने एक्सरसाइज करनी है। ट्रेन वो है जो काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब कि जो ट्रेन एथलीट्स होते हैं प्रॉपर। और अनट्रेन्ड कौन है? आप या मैं। आज आप, हम, मैं और आप डिसाइड करते हैं चलो मैराथन में जाएं, और हमारे साथ एक और बंदा है जो कि एथलीट है ना, आपने कभी रनिंग में कंपटीशन में हिस्सा लिया है, मैंने कभी लिया है ना, हमारी कोई ट्रेनिंग है। हम, हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इतने वेल डेवलप नहीं होंगे जितने उसके अंदर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने यूसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, राइट?
थंडरबोल्ट भी कहते हैं, मतलब कि वो इतना तेज भागता है, वो कितनी जीत लेता है। हम भाग सकते हैं इतना? आप भाग लेंगे उतना? यूसेन बोल्ट जितना भाग लेंगे? आपको तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना पड़े तो वहीं मौत वाकई हो जाती है, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मैं भी नहीं जा सकती, तो मैं और आप एक ही एग्जाम्पल में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर इतने रिस्पॉन्सेज वेल डेवलप नहीं हैं जितने एथलीट्स के अंदर होंगे। इसी तरह एथलीट्स के अंदर जो एक्सरसाइज के इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं एज कम्पेयर टू अनट्रेन्ड एथलीट्स, ठीक है। ये भी वही डायग्राम दोबारा है, लेकिन अब ये ग्लूकोज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। सेम वही कॉर्टिसोल में जो हुआ, ये सारे हार्मोन जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं ना वापस, ये एक ही तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये देख लें, एक प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन, प्लाज्मा के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन विद द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, एक्सरसाइज बढ़ती जा रही है राइट साइड पे, तो मुझे बताएं ग्रोथ हार्मोन को क्या हो रहा है? What happens to plasma growth hormone with increasing exercise? Yes, प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक कंट्रोल की है, दूसरी रनर की है। रनर तो हमें समझ आ गया जो एथलीट है, कंट्रोल कौन होगा? नीचे वाला कंट्रोल है, ऊपर वाला रनर है। कंट्रोल में हम, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। कंट्रोल में वो या नॉन अनट्रेन्ड, नॉन एथलीट, नॉर्मल ले मैन पर्सन अपना नाम लिख दें, ठीक है, मैं समझ जाऊंगी कि आप ट्रेन्ड एथलीट नहीं है, ठीक हो गया। हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा और एक्स एथलीट वाले के अंदर भी इंक्रीज होगा, लेकिन ज्यादा किसका इंक्रीज होगा? ग्रोथ हार्मोन उसका, वो जो कि ऑलरेडी ट्रेन्ड रनर है, ठीक हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? आगे चलो, चलो ठीक है। आगे ये थे स्लो एक्टिंग हार्मोन्स, जो नाम, कितने स्लो एक्टिंग हार्मोन्स हैं, मुझे जरा नाम बताएं उनके, कितने पढ़े हैं? मुझे सिर्फ नंबर बता दें, कितने पढ़े स्लो एक्टिंग हार्मोन्स हमने? 2 पढ़े हैं, किसी ने 4 पढ़ लिए हैं, मैंने 3 पढ़ा है। 2 पढ़ने वालों की तो फिर भी समझ आती कि चलो एक उन्होंने सुना ही नहीं, 4 किसने पढ़ ली? या अगर आप T3 और T4 को अलग अलग काउंट करें तो फिर 4 बनते हैं, ठीक है। मैं नाम बोल देती हूँ, थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4, कॉर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन। 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 नहीं कह सकते। जिन्होंने 2 पढ़े हैं ना, वो आंखें खोल लें थोड़ी सी, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, आगे है हमारे पास फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स, जो कि एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये ब्लड ग्लूकोज को कैसे मेंटेन करते हैं एक्सरसाइज में? 4 प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, मुझे बताएं क्या ये 4 प्रोसेसेस आप पहली दफा पढ़े? ये पहले पढ़े हुए हैं आपने? ये 4 प्रोसेसेस टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग एक्सरसाइज पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है। मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज नॉट एनी रॉकेट साइंस, आपने ये पहले बड़ी दफ़ा पढ़े हुए, ठीक है। अब ये हमें फ़र्क, जो डिफरेंस है जो कि हमने पहले चीज़ नहीं पढ़ी, वो ये है कि एक्सरसाइज करने की वजह से हमें ये तो पता है कि ये कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का इन पे क्या इफेक्ट आता है? प्लाज्मा एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये बढ़ जाते हैं, और जब ये बढ़ेंगे तो ये काम भी हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। और डिक्रीज प्लाज्मा एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन फॉलोइंग दी एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जेन में रखने वाले बात, ठीक है, डिफरेंस है थोड़ा सा। एक्सरसाइज करने से ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप काफ़ी अरसे तक एक्सरसाइज करें और स्पेशली एंड्योरेंस ट्रेनिंग करें, ठीक है, तो उसके कुछ टाइम के बाद बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। और वो क्या अडेप्टेशंस आती हैं कि जब आप बहुत अरसा एक एक्सरसाइज में एंगेज रहते हैं ना, तो फिर आपका प्लाज्मा एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन वैसे इंक्रीज नहीं करता जैसे पहले दिन करता था। इसकी मैं बड़ी एक सीधी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आज आप रनिंग शुरू करते हैं, ठीक है, आज रनिंग शुरू करेंगे और आपको 1 ब्लॉक की रनिंग करनी पड़ती है, आपकी हार्ट बीट एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे होता है जैसे दिल मुंह में आ गया है और ना आपसे सांस लिया जाता है ना पानी पिया जाता है, और आपने एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं और रोज़ वही 1 ब्लॉक की रनिंग कर रहे हैं, मुझे बताएं क्या 1 महीना रोज़ करने के बाद क्या पूरे 31st डे पे उस दिन भी वही रिस्पॉन्स आएगा
या उस दिन भी आपकी हार्ट बीट वैसे ही होगी जैसे पहले दिन हुई थी? नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्यों डिफरेंस आता है? स्लो हो जाएगा। डिफरेंस क्यों आता है? ये क्या हुआ बॉडी के अंदर जो पहले दिन था वो नहीं? यस, आपकी बॉडी अडेप्ट कर गई। ठीक है, ये वो अडेप्टेशन है एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन में कि जब आप बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं ना, तो फिर प्लाज्मा एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन वैसे इंक्रीज नहीं करता जैसे पहले दिन किया था या बिल्कुल स्टार्ट में किया था, बल्कि क्या करता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है ना, अब हमें इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को आदत है कि इतनी एनर्जी लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज होती जाएगी और हमें फास्ट एक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी यही है कि एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे बाकी हार्मोन्स ने किया है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख लें कि एक्सरसाइज के साथ एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन इंक्रीज हो रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा इंक्रीज होता है, नॉन एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन? यस, एपिनेफ्रीन ज़्यादा रिलीज हो रहा है इस पर। बेटा नॉन एपिनेफ्रीन इसका ऊपर है ना, दोनों इंटेंसिटी तो दोनों की बढ़ रही है, लेकिन हायर परसेंट चेंज किसका है? नॉन एपिनेफ्रीन का। इसी तरह ये रिस्पॉन्स विद एंड्योरेंस ट्रेनिंग दिखाया कि अगर आप काफ़ी अर्सा एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ अर्से के बाद आपका एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन दोनों डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब कि क्यों डिक्रीज होना शुरू होता है? बेसिकली बॉडी को पता है कि अब इनकी ज़रूरत नहीं, इस वजह से। फास्ट एक्टिंग हार्मोन में लास्ट एग्जांपल है हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब मुझे, और ये इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस कौन सी है? एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। मतलब एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मुझे जनरली बताएं, इंसुलिन क्या करती है ब्लड ग्लूकोज को? डिक्रीज करती है। ठीक हो गया। तो अगर इंसुलिन ना हो और हम एक्सरसाइज करें तो हमारा ग्लूकोज कम होता है या नहीं? ड्यूरिंग एक्सरसाइज ग्लूकोज को क्या होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज करने की वजह से अगर ऑलरेडी हमारा ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है तो क्या अभी भी हमें इंसुलिन के एक्स्ट्रा एक्शन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो बॉडी क्या रिस्पांस शो करती है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, अगर ये भी ज्यादा इंक्रीज, लेट से हम एक्सरसाइज करते हैं और इंसुलिन भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ब्लड ग्लूकोज जो कि पहले ही एक्सरसाइज की वजह से डिक्रीज हो रही थी वो इंसुलिन की एक्शन की वजह से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी और होगा क्या? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल डिक्रीज होने में और एक एबनॉर्मल, यस, पैथोलॉजी हो जाएगी। वेरी गुड, पैथोलॉजिकली हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसी तरह ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन क्या करता है? प्लाज्मा ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। अब मुझे बताएं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या हमें प्लाज्मा ग्लूकोज को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है या डिक्रीज करने की जरूरत पड़ती है? हाँ जी शिफा, डायबिटिक पेशेंट्स ये होते हैं, उनको एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है। यस, ग्लूकागॉन हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ग्लूकागॉन की कंसंट्रेशन, हमें ज़रूरत है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ग्लूकागॉन के प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, ये बढ़ेगी तो क्या होगा? प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ जाएगा। हफ्सा आपने क्या कहा है बेटा? क्वेश्चन मार्क डाल दिया आपने, सवाल लिखे तो सही, या आपने ऊपर लिखा होगा तो काफी सारे सवालों में ऊपर चला गया। दोबारा पूछ लो हफ्सा, मैं वेट कर रही हूँ। राइट क्लिक करो, ओपन न्यू टैब। हफ्सा बेटा, भाईजान सवाल कर लो आगे। नहीं, चलो आगे चलते हैं। इंसुलिन कम क्यों हो, इंसुलिन क्यों कम होती है ज्यादा? बेटा यही तो बता रही हूँ ना, एक्सरसाइज का हॉर्मोन्स के ऊपर कुछ इफेक्ट है, राइट? हर एक्सरसाइज या एक्सरसाइज हर हार्मोन को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ग्लूकागॉन इंक्रीज कर जाता है लेकिन इंसुलिन कम कर जाती है। उसका मेन रीजन क्या है कि आपकी बॉडी को नेचर को पता है कि आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, इस वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है,
क्योंकि हमें ग्लूकोज नहीं ना कम कराना ब्लड का, और इसलिए। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम वही है जो हमने पहले पढ़ी है, लेकिन इन डायग्राम में क्या डिफरेंस है? फातिमा सेम है बेटा, फ्री फैटी एसिड और वही चीज़ है। अच्छा मुझे कोई डिफरेंस बता दें दोनों में, ऊपर वाला इंसुलिन का, नीचे वाला ग्लूकागॉन का, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? इंसुलिन में ग्लूकोज कम हो रहा है, ग्लूकागॉन में ज़्यादा हो रहा है। मिसबा मुझे समझ नहीं आई बेटा, क्या समझा दूँ आपको? दोबारा लिखो अपना क्वेश्चन। डायग्राम कौन सी वाली डायग्राम? ये जो सामने खुली हुई ये वाली? ओ शाबाश है। अभी इतना पीछे हमने तकरीर किस चीज़ की है जो अभी अगर ये डायग्राम मुझे नए से समझानी पड़ेगी? चलो मैं बता देती हूँ दोबारा। देखो ये इंसुलिन है। इंसुलिन क्या कर रहा है, एडिपोज टिश्यू जो कि फैट टिश्यूज हैं उनके ऊपर जाके इफेक्ट डालता है कि जो फ्री फैटी एसिड आपके प्लाज्मा ग्लूकोज में फिर रहे हैं ना, वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करें, या ग्लूकोज के साथ फ्री फैटी एसिड कंबाइन करें और ट्राइग्लिसराइड बना दो। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपके प्लाज्मा के अंदर से जो ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में। दूसरा वो क्या कहेगा, प्लाज्मा ग्लूकोज को कहेगा कि तुम मसल में जाओ और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर बैठ जाओ। एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, आपके प्लाज्मा में ग्लूकोज कम हो जाएगा और वो मसल में स्टोर हो जाएगा। तीसरा काम क्या होगा, वो लिवर के अंदर प्लाज्मा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, इन तीनों प्रोसेसेस के थ्रू में एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका जो प्लाज्मा ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ इंसुलिन, जबकि ऑपोजिट रिएक्शन है आपके ग्लूकागॉन का। वो क्या करेगा, एडिपोज टिश्यू को कहेगा चलो जो ट्राइग्लिसराइड है उनको तोड़ो, हमें ग्लूकोज निकाल दो ताकि हमारे प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड और ग्लूकोज आ जाए। दूसरी तरफ वो लिवर को कहेगा, लिवर और जो भी मसल के स्टोर्स हैं आपके ग्लाइकोजन के, उनको कहेगा कि चलो तुम ग्लूकोज बना दो। क्यों? ताकि हमें ग्लूकोज की ज़रूरत भी है, और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, प्लाज्मा ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। हाँ जी बिल्कुल, ऑपोजिट काम करेंगे एक दूसरे के। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। चेंजेस इन प्लाज्मा इंसुलिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब हमने इनका एक्शन तो देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि ये, बल्कि ये भी हमने पहले देखा हुआ वैसे, कि एक्सरसाइज करने की वजह से क्या फर्क पड़ता है। हमें ये पता है एक्सरसाइज करने की वजह से इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन को क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, ट्रेंड और अनट्रेंड में। दोनों में डिक्रीज हो रही है, लेकिन किस में ज्यादा डिक्रीज हो रही है, अनट्रेंड में। और इन अदर वर्ड्स, जो ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनके, ये जो रेड वाला है ये ट्रेन इंडिविजुअल्स है ना, एथलीट्स हैं, इनके अंदर बॉडी चेंज चूंकि अडेप्टेशन हो चुकी हैं, तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आती हैं कि अभी एक्सरसाइज की तो एकदम से बढ़ गया और एक्सरसाइज छोड़ी तो एकदम से डिक्रीज हो गया। ये उनमें करेगा जिनमें बॉडी अडेप्टेशन नहीं है, जैसे कि आप और मैं, और हम अनट्रेंड हैं। ठीक है, ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्रीज भी नहीं करती हैं, मतलब कि एक स्टेडी स्टेट पे रहती है बॉडी, एक स्टेबल स्टेट में रहती है क्योंकि बॉडी को आदत हो चुकी होती है। ठीक है, इसी तरह प्लाज्मा ग्लूकागॉन है एक्सरसाइज में इंक्रीज करता है, लेकिन अनट्रेन में देखिए एक्सरसाइज करने की वजह से कितना ज्यादा इंक्रीज किया है, जबकि ट्रेंड में क्या शो कर रहा है, तो जो बताएं ट्रेंड एथलीट्स में प्लाज्मा ग्लूकोज को एक्सरसाइज एक कांस्टेंट है। कोई रीजन देगा इसकी, क्यों कांस्टेंट है? नॉर्मल है बिल्कुल, क्यों कांस्टेंट है, क्या रीजन हो सकता है इसका? यस, मेजर रीजन ये है कि बॉडी अडेप्ट कर गई, और दूसरी रीजन ये है कि बॉडी इस तरह भी अडेप्ट कर गई। देखो, हाँ एंड्योरेंस ट्रेनिंग की है आपने, अब आपकी बॉडी को
पता है कि हमें कितना ग्लूकोज चाहिए और वो कहाँ से आएगा। हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स या इमरजेंसी के अंदर ग्लूकोज नहीं चाहिए, और वो इमरजेंसी में ग्लूकोज हमें कौन ला के देता है? ग्लूकागॉन। तो अब हमने पहले से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपकी बॉडी ने, और ग्लूकोज वो इधर उधर से निकाल के, या उनके स्टोर्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, पता है कि जी इतनी जो है यहाँ पे ग्लाइकोजन यूज होना है और यहाँ पे ग्लूकोज यूज होना है, तो हो सकता है ग्लूकोज की जरूरत ही ना पड़े। तो जब ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं होगी तो इन अदर वर्ड्स हमें ग्लूकागॉन की भी जरूरत नहीं। ठीक है ना, इस वजह से ग्लूकागॉन एक स्टेबल स्टेट में रहता है। उसका मेन रीजन यही है कि ड्यू टू लॉन्गर पीरियड ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग उसके अंदर अडेप्टेशन आती है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा, अभी लास्ट टॉपिक है कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? एपिनेफ्रीन एक्सरसाइज के साथ इंक्रीज होता है और वो ग्लूकागॉन को इंक्रीज करवा देता है। एपिनेफ्रीन एक्सरसाइज के साथ इंक्रीज होता है और वो इंसुलिन को डिक्रीज करवा देता है। बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स है ना कि एक्सरसाइज करने से ग्लूकागॉन बढ़ता है और इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, ये है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। बेसिकली एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है जो कि ग्लूकागॉन को बढ़ा देता है और इंसुलिन को डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब इन अदर वर्ड्स हमने अभी लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एक्सरसाइज अगर हम जब एंड्योरेंस ट्रेनिंग में लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो जो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता कुछ टाइम के बाद। तो जब ये इंक्रीज नहीं होता है तो इसका इफेक्ट ऑन ग्लूकागॉन भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ग्लूकागॉन का फंक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। ग्लूकागॉन बढ़ेगा तो शुगर के पेशेंट्स को कहते हैं एक्सरसाइज करो। हाँ जी, एक्सरसाइज करने से देखो ना, मैं बताती हूँ, जो डायबिटिक्स होते हैं ना उनके ब्लड ग्लूकोज का यही तो मसला होता है ना, उनका देखो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, आपने उन्हें कहा एक्सरसाइज करो, तो जो मेन कंसर्न होता है ना डायबिटिक्स में वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अब कोई भी इंसान एक्सरसाइज करेगा तो फंसी उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल तो डिक्रीज करेगा ना, आपका भी डिक्रीज करेगा, मेरा भी डिक्रीज करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज। तो अगर मुझे डायबिटीज भी है साथ और मैंने एक्सरसाइज की है तो मेरा ब्लड ग्लूकोज, अगर एक नॉर्मल इंसान का ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज करेगा हम उसकी बॉडी पे रिलाई कर सकते हैं कि उसको ग्लूकोज मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर डायबिटिक का करेगा और नॉर्मल लेवल से वो ज्यादा डिक्रीज कर जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा ना तो डायबिटिक्स के अंदर स्ट्रोक भी हो जाता है। मतलब कि वो जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके, दे आर मोर ससेप्टेबल टू और मोर सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, तो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा और वो बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होती है। इस वजह से आपका जो ग्लूकागॉन है बिल्कुल रेडी तैयार होता है कि इधर नॉर्मल से ज्यादा डिक्रीज हो, इधर हाइपोग्लाइसीमिया, और इधर हम उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है, लेकिन अगर ग्लूकागॉन तक बारी नहीं आती और बड़ी मॉडरेट लेवल पे हम डायबिटिक्स को एक्सरसाइज करवाते हैं, उनका एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं, तो उनके लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने से उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल या अंडर कंट्रोल आ जाता है। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेक्चर आएगा बिल्कुल एंड पे जाके, उसमें डायबिटिक्स एक्सरसाइज प्लान डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है फसी, क्लियर है कि नहीं? ओके, अच्छा जी, हार्मोनल, अब ये समरी है बिल्कुल। मुझे बताएं कितने हार्मोन्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं विद एक्सरसाइज? 1 2 3 4 5, यस। और कितने डिक्रीज कर रहे हैं? 1। ठीक हो क्या? लेक्चर समझ आया ये नहीं?